नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आपने कभी ना कभी रात के खुले आसमान में नजर आ रहे प्रकृति की एक बेहद ही सुंदर क्रिएशन और हमारी पृथ्वी का सबसे करीबी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट चांद, जिसे बचपन में हमारी दादी व नानी चंदा मामा कहकर पुकारा करती थी, उससे तो आप काफी अच्छे से वाकिफ होंगे। हमारा नेचुरल सैटेलाइट मून, जो पृथ्वी पर रात के समय में नेचुरल लाइट का एकमात्र सोर्स है, ये अपने ग्रेविटेशनल फोर्सेस के जरिए अर्थ को एक स्टेबल एक्सिस प्रोवाइड कराता है। इन्हीं फोर्सेस के जरिए अर्थ के ओशन में टाइड्स बनते हैं, जिसके कारण न्यूट्रिएंट्स मिक्स होकर अंडर वाटर लाइफ भी स्टेबल रहती है। ये हमारी अर्थ की रोटेशनल स्पीड कंट्रोल करने के साथ साथ यहाँ पर साल भर ऑब्जर्व किए जाने वाले डिफरेंट सीजन्स का भी एक कारण है। इन सारी बातों से मैं आपको ये एहसास कराना चाहता हूँ कि कैसे हमारा मून हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है और ये हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्हाट इफ अगर मैं कहूँ कि चांद कभी बना ही नहीं होता, तो पृथ्वी पर आज के मुकाबले लाइफ फॉर्म कैसी होती, और अगर ये आज प्रेजेंट है तो फिर ये बना कैसे? क्या हमेशा से हमारा चांद इतना ही काम और रिलैक्सिंग रहा है जितना कि ये आज दिखाई पड़ता है, या फिर इसकी सरफेस पे मौजूद ये बड़े बड़े क्रेटर्स और काले धब्बे कुछ बेहद ही दर्दनाक और भयानक कहानी बयां करते हैं? क्या ये सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के वक्त ही बना था, या फिर ये हमारी पृथ्वी का ही एक अंत है? कैसे बना हमारा चांद? क्या है इसके पीछे की असली कहानी? जानेंगे आज की इस वीडियो में विथ ऑल द साइंटिफिक प्रूफ एंड डाटा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को विद दिस स्टनिंग इंट्रो। टॉपिक को आसान और इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम लोग मून के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को रिमेमोराइज करेंगे। देन सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ ऑन अर्थ विदाउट मून। देन लास्टली थर्ड पार्ट और आज की हमारी वीडियो का मेन टॉपिक हाउ द मून वाज फॉर्म को काफ़ी अच्छे से एनालाइज और स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले टॉपिक के साथ। चांदनी रात को आसमान में नजर आने वाला एक बेहद ही सुंदर क्रिएशन और हमारी पृथ्वी का इकलौता चांद, जिसका ऑफिशियल नेम ल्यूना है, ये हमारी अर्थ का चक्कर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में लगाता है। जब कोई चीज किसी ऑब्जेक्ट का चक्कर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में लगाती है, देन एट एवरी सिंगल पॉइंट उस चीज की उस ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस वेरी करती है। रिस्पेक्टिवली जब वो चीज अपने ऑब्जेक्ट के सबसे ज्यादा करीब होती है, तब उसके लिए टर्म पेरिजी, और इसके अपोजिट जब वो चीज अपने ऑब्जेक्ट से सबसे ज्यादा दूर होती है, तो उसके लिए टर्म एपोजी का यूज किया जाता है। मून की अर्थ से क्लोजेस्ट डिस्टेंस यानी पेरिजी 3,63,300 किलोमीटर और फार्देस्ट डिस्टेंस यानी एपोजी 4,05,500 किलोमीटर है। इसलिए हमेशा इस तरह की डिस्टेंसेस का एक एवरेज लिया जाता है, जो कि आता है 3,84,400 किलोमीटर। यानी मून की हमसे एवरेज डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर है। 3,84,400 किलोमीटर ये डिस्टेंस बोलने में इतनी ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि ये डिस्टेंस इतनी बड़ी है कि इसमें सोलर सिस्टम में मौजूद 8 प्लैनेट्स एक ही छेद में आ सकते हैं। मून, जिसकी रेडियस 1737.4 किलोमीटर है, ये सिर्फ अर्थ के साइज का 1/4 और इसका 1.2% ही मास ऑक्युपाई करता है। इतना कम मास होने के कारण यहाँ पे ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस अर्थ के मुकाबले 1/6 है। इसका मतलब अगर आप अर्थ पर 60 kg के हो, तो आप चांद पर खुद को 10 kg का ही फील करोगे। एक बात और आपने जरूर ऑब्जर्व की होगी कि हमें हमेशा मून का एक ही फेस दिखता है, मगर ऐसा क्यों? चांद का सिर्फ एक ही फेस दिखाई देने का कारण है इसका अर्थ के साथ टाइडली लॉक होना। इसे एक सिंपल तरीके से समझते हैं। मून को अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन और अर्थ के अराउंड एक चक्कर लगाने में सेम पृथ्वी पर बिताए गए 27.3 डेज ही लगते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर हम अर्थ को सेंटर माने तो मून का एक दिन और एक साल दोनों ही अर्थ के 27.3 डेज के ही बराबर हैं। मून का अपने एक्सिस पे एक रोटेशन एंड अर्थ के अराउंड एक रिवोल्यूशन, दोनों ही मूवमेंट एक द सेम टाइम साइमल्टेनियसली एक दूसरे पर इतना प्रिसाइजली फिट बैठती हैं कि इनका डिफरेंस बिल्कुल ना के बराबर है। एंड एज यू कैन सी हियर कि ये दोनों रोटेशन साइमल्टेनियसली कितना स्मूथ वर्क करती हैं। इस तरह की स्पेशल मूवमेंट को
साइनोक्रोनस रोटेशन कहा जाता है और यही एक कारण है कि हमें मून का हमेशा सिर्फ एक ही फेस दिखाई देता है। अब बढ़ते हैं वीडियो के सेकंड टॉपिक की ओर। वीडियो के इंट्रो में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमारा मून हमारी डेली लाइफ को साइलेंटली अफेक्ट करता है। कैसा होगा पृथ्वी पर जीवन अगर यह एकदम से गायब हो जाए या फिर यह कभी बना ही नहीं होता। इसकी एब्सेंस में पृथ्वी पर लाइफ आज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल और सर्वाइवल चैलेंजेस से भरी हुई होती। चांद के गायब होते ही पृथ्वी अपना एक्सियल बैलेंस खोकर इरेगुलर तरीके से स्पिन करने लगती। ओशियन में टाइड का फॉर्मेशन 75% तक कम हो जाता और जो बचा कुचा होता भी वो सन के ग्रेविटी के कारण। हाई टाइड्स ना फॉर्म होने की वजह से ओशियन वाटर में लग रहा टाइडल फ्रिक्शन फोर्स जो घूमते हुए अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता, जिससे अर्थ का रिलेटिव रोटेशनल मोशन यानी रोटेशनल स्पीड बढ़कर दोगुना हो जाती। अर्थ की रोटेशनल स्पीड दोगुनी होने के कारण अब हमारा एक दिन 24 घंटे का ना होकर सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे का ही रह जाएगा। अब फ्यूचर में कोई भी इक्लिप्स यानी ग्रहण देखने को नहीं मिलेगा एंड हर रिलीजियस माइथोलॉजीज में बताई गई मून से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज एंड रिचुअल्स परफॉर्म होना बंद हो जाएंगे। अभी चांद के एब्सेंस में पृथ्वी लैक ऑफ एक्सियल बैलेंस एंड हाई स्पीड रोटेशन से सफ़र करेगी और इन्हीं के कारण पृथ्वी पर एक क्लाइमेटिक इम्बैलेंस क्रिएट होगा जो यहाँ पर सडन क्लाइमेटिक चेंजेस एंड बेहद ही एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन को जन्म देगा। मौसम में हुए इतने भयानक बदलाव के कारण पृथ्वी पर जीवन बहुत ही मुश्किल और कठिनाइयों से भरपूर हो जाएगा। यहाँ पर प्रोजेक्ट में रह रही 8.7 मिलियन स्पीसीज को पृथ्वी के इस जटिल एनवायरनमेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा अनुकूल होना पड़ेगा। जो स्पीसीज ऐसा करने में असफल रहेंगी अनफॉर्चुनेटली उन्हें चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रपोज्ड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो ये बताती है कि प्रकृति सिर्फ उन्हीं स्पीसीज को चुनती है जो उसके अनुकूल या फिर उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा फिटेस्ट होती है। इस सिद्धांत पर इन स्पीसीज को इमीडिएट फ्यूचर में एक भारी एक्सटिंक्शन का सामना करना पड़ सकता है। चलो एक बार को मान लेते हैं कि हम इंसान पृथ्वी के इस जटिल एनवायरनमेंट को सह लिए, लेकिन फिर भी लाइफ और सर्वाइवल के खिलाफ पहाड़ जितनी मुसीबतें खड़ी हैं। अब रातें पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डार्क होने लगी हैं, इतना कि रात में शिकार करने वाले जानवरों को भी कुछ नहीं दिखाई देता और वो भी न्यू एडेप्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बीतेगा पृथ्वी की एनवायरमेंटल कंडीशन बद से बदतर होती जाएगी, जहाँ पर तूफान, साइक्लोन, बारिश, यहाँ तक कि भूकंप कभी भी आ सकते हैं। क्लाइमेट इतना ज़्यादा इंटेंस और अनप्रेडिक्टेबल हो गया है कि आपको दिसंबर की ठंड में भी समर्स की हीट वेव्स देखने को मिल सकती हैं। अब अर्थ का क्लाइमेट इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है कि फसलें जिन्हें ग्रो होने के लिए एक सूटेबल वेदर कंडीशन चाहिए वो नहीं मिल पाएंगी और वो खराब होने लगेंगी। टाइम पर खाना और पानी न मिल पाने के कारण हर जगह भूखमरी फैल जाएगी। नतीजन पॉपुलेशन ग्राफ में अभी तक का सबसे बड़ा ड्रॉप आएगा। हालांकि मरीन लाइफ अभी भी टेरेस्ट्रियल लाइफ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो इस विपदा से परे है। आज से लगभग 252 मिलियन ईयर एगो पृथ्वी पर एक ऐसा टाइम आया था कि यहाँ पर रह रही 95% ऑफ मरीन लाइफ एंड अबाउट 70% ऑफ टेरेस्ट्रियल लाइफ कुछ ही सालों में विलुप्त हो गई थी। ये एक्सटिंक्शन तब हुआ था जब डायनासोर्स ने इस धरती पर कदम भी नहीं रखे थे। मैं बात कर रहा हूँ ट्राइसिक पीरियड में हुए पृथ्वी के सबसे बड़े एक्सटिंक्शन द ग्रेट डाइंग की, जिसका मेन कॉज सडन क्लाइमेटिक चेंजेस एंड अदर जियोलॉजिकल इवेंट्स थी। अगर ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स खुद को सही वक्त पर पृथ्वी की इस जटिल एनवायरनमेंट के साथ नहीं ढल पाए तो पृथ्वी के इतिहास में हुए मास एक्सटिंक्शन द ग्रेट डाइंग से भी बड़ा एक्सटिंक्शन देखने को मिल सकता है। और ये भी हो सकता है जो कुछ माइनर परसेंटेज एनिमल्स बच गए हों उनसे एक बार फिर से लाइफ पृथ्वी के इस जटिल एनवायरनमेंट में कुछ नए पाथ और मीन्स पे इवॉल्व हो। सो फाइनली अब हम वीडियो के मेन टॉपिक यानी मून कैसे फॉर्म हुआ उस पर आ चुके हैं।
अब हम लोग इसके फॉर्मेशन से रिलेटेड हर एक मेजर इवेंट को काफी अच्छे से स्टडी और डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। मून के फॉर्मेशन को लेकर दुनिया भर से अभी तक 5 थ्योरीज सामने आई हैं, जिसमें से 3 थ्योरी काफी ज्यादा पॉपुलर और रीजनेबल हैं। सो आज हम इन तीनों थ्योरीज को काफी डिटेल में स्टडी करेंगे एंड इन तीनों को 3 फैक्ट्स पर जज करेंगे। पहला है कि ये थ्योरी हमें क्या बताती हैं, सेकंड इन थ्योरीज के होने का एविडेंस क्या है, एंड थर्ड वन इन थ्योरी पर बाद में काउंटर आर्गुमेंट्स कौन से लगाए गए। सो इस लिस्ट में पहली थ्योरी आती है द फिजन थ्योरी। इस थ्योरी को चार्ल्स डार्विन की 5th चाइल्ड और सेकंड सन जॉर्ज डार्विन 1879 में प्रपोज किया था। जॉर्ज डार्विन जो पेशे में एक एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे, इन्होंने बताया कि एट द टाइम जब सोलर सिस्टम बन रहा था, न्यूली फॉर्म्ड अर्थ जो पूरी तरह लावा से बनी थी, उसकी घूमने की स्पीड काफी ज्यादा थी, जिसके कारण इसके लावा पे लग रहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो किसी भी बॉडी के अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है, इसने अर्थ की ग्रेविटी को डोमिनेट कर इसका कुछ पोर्शन स्पेस में इजेकुलेट कर दिया एंड देन वो डेब्रिस खुद की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में एक दूसरे के साथ जुड़कर मून का शेप ले लिया। अर्ली एस्ट्रोनॉमिकल मॉडल इस चीज को सजेस्ट करते हैं कि न्यूली फॉर्म अर्थ की स्पिनिंग स्पीड ज्यादा थी और ये भी हो सकता है कि इसका कुछ पार्ट इजैकुलेट होकर आउटर स्पेस में चला गया हो। अर्थ की सेकंड लेयर मेंटल और मून की सरफेस केमिस्ट्री में भी काफी सिमिलरिटीज पाई गई हैं, जो इस थ्योरी को एक एविडेंस के तौर पर सपोर्ट करती हैं। जैसे कि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इस थ्योरी पर काफी सारे काउंटर आर्गुमेंट्स भी उठाए गए। अर्थ से इनफ अमाउंट ऑफ मटेरियल निकालकर मून बनाने के लिए जस्ट बाय स्पिनिंग फास्ट ऑफ अर्थ इज नॉट इनफ। इसके लिए अर्थ की स्पिनिंग रेट को काफी एक्सट्रीम लेवल तक जाना होगा, जो अभी तक की गई रिसर्चेस, स्टडीज एंड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के खिलाफ है। एंड दूसरा काउंटर आर्गुमेंट है मून और अर्थ का प्रेजेंट डायनेमिक सिस्टम, जो इस थ्योरी के हैपेंस पर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। अब हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है द कैप्चर थ्योरी। इस थ्योरी को एक अमेरिकन साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर थॉमस जेफरॉन जैक्सन सी ने अर्ली 20th सेंचुरी में डायनेमिकल थ्योरी ऑफ कैप्चर सैटेलाइट एंड डिवीजन ऑफ नेबुला के टाइटल के साथ एनल्स ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ हार्वर्ड कॉलेज के पेपर वॉल्यूम 60 एंड पार्ट 2 में पब्लिश किया था। इस थ्योरी में ये बताया गया है कि मून पहले से इस सोलर सिस्टम का एक हिस्सा नहीं था। ये किसी रैंडम एस्टेरॉयड की तरह स्पेस में घूमते घूमते अर्थ के पास आ पहुंचा और इसके बाद अर्थ ने अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए इसको अपने ऑर्बिट में कैप्चर कर लिया। ऑल्दो मून और अर्थ की सरफेस केमिस्ट्री में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज है, लेकिन ये थ्योरी इन कुछ डिससिमिलरिटीज गैप को फिल करती है। 2021 में की गई रिसर्चेस के हिसाब से जुपिटर के पास 79, सैटर्न 29, यूरेनस 13 एंड नेपच्यून 7 इरेगुलर मून को होल्ड करते हैं। इरेगुलर मून यानी वो मून ओरिजिनली जो इनके पास हमेशा से नहीं थे, यानी वो इनके द्वारा कैप्चर किए गए हैं। एंड हो सकता है कि अर्थ ने भी कुछ इसी तरह मून को कैप्चर कर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया हो। लेकिन आप इस थ्योरी पर बिलीव करने लगो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस के गैस जायंट काफी बड़े हैं और इनके मुकाबले इन सभी के मून इनके ना के बराबर हैं। बट व्हाट अबाउट अर्थ? जैसा कि हमने पीछे जाना था कि मून अर्थ के साइज का 1/4 है एंड अर्थ की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो अपने से 1/4 ऑब्जेक्ट जो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो उसको सिर्फ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते खुद की ऑर्बिट में कैप्चर कर ले। सो फाइनली अब हम एक ऐसी थ्योरी को स्टडी करने जा रहे हैं जिसने मून के ओरिजिन को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इतनी ज़्यादा वेल एक्सप्लेनिंग एंड सटीक है कि दुनिया भर के मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट इस पर बिलीव करते हैं। इस अकेली थ्योरी ने अर्थ एंड मून के बीच रहे बड़े बड़े अननोन गैप्स को फिल किया है और इसके पास्ट में होने के कई सारे सबूत हैं। एंड इस थ्योरी का नाम है द जायंट इम्पैक्ट थ्योरी।
इस थ्योरी को ईयर 1974 में 3 साइंटिस्टों द्वारा प्रपोज किया गया था। पहले 2 अमेरिकन साइंटिस्ट विलियम के हार्टमैन एंड डोनाल्ड आर डेविस एक दूसरे के कोलैबोरेशन में वर्क कर रहे थे, एंड वहीं तीसरे साइंटिस्ट G.W. कैमरॉन जो कि एक कनाडियन साइंटिस्ट थे, वो इस थ्योरी पर इंडिपेंडेंटली उन्हीं 2 अमेरिकन साइंटिस्ट की तरह सेम थॉट्स पर काम कर रहे थे। फिर इन सभी साइंटिस्टों ने मिलकर इस थ्योरी को ईयर 1974 में पब्लिश किया। इस थ्योरी के आते ही साइंटिस्टों के ऊपर लदा मून के ओरिजिन का बोझ मानो छूमंतर हो गया हो। इस थ्योरी में ये तीनों साइंटिस्ट बताते हैं कि आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो जब हमारा सोलर सिस्टम एक प्रॉपर शेप ले रहा था, तब मून का ओरिजिन अर्थ और एक मार्स साइज जितने प्रोटोप्लैनेट थिया के बीच टकराव से हुआ है। इनिशियली अर्थ एंड थिया सेम ऑर्बिट को शेयर करते थे, लेकिन इन दोनों की ग्रेविटेशन फोर्स के चलते ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आते गए, एंड फाइनली एक ऐसा टाइम आया कि अर्थ और थिया का एक भयंकर टकराव हुआ। ये टकराव इतना प्रभावशाली था कि इससे इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, जो 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब से 1.59 क्वाड्रिलियन यानी 1.59 मिलियन बिलियन टाइम ज़्यादा थी। इस इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी के चलते इम्पैक्टेड थिया तुरंत ही भाप में बदल गया और अर्थ की अपर लेयर भी वेपराइज्ड हो गई। इस टकराव में जब इम्पैक्टेड थिया अर्थ के साथ कोलाइड हुआ तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का काफ़ी मलबा अर्थ के ऑर्बिट में चला गया और इसके चारों तरफ एक एक्रेशन डिस्क बना दी, सेम जैसे आज जुपिटर एंड सैटर्न के पास है। अर्थ की न्यूली फॉर्म एक्रेशन डिस्क में मेनली वेपराइज्ड एंड मोल्टेन एलिमेंट्स और रॉक्स मौजूद थी, जो टाइम बीतने के साथ अर्थ से दूर होती जा रही थी। एंड एक टाइम ऐसा आया कि थिया और अर्थ का सारा डेब्रिस जो टकराव से स्पेस में गया था, इस सारे डेब्रिस ने अर्थ की रोज लिमिट को क्रॉस कर दिया था। एंड यही वो टाइम था कि हमारा मून अब अपना शेप लेने को तैयार था। अर्थ की रोज लिमिट पार करते ही आउटर स्पेस में गया डेब्रिस खुद की ग्रेविटी को एक्सपीरियंस कर पा रहा था, जिससे कि वो एक दूसरे के साथ जुड़कर धीरे धीरे हमारे मून को शेप देने लगा। अभी हमारे मून को एक शेप तो मिल चुका था, लेकिन अभी भी ये धधकते हुए लावा से बना था। जैसे जैसे टाइम बीता, इसने अपनी एनर्जी को लूज किया और धीरे धीरे ठंडा होने लगा, और अब हमारा मून कुछ इस तरह का दिखा करता था। बट वेट, समथिंग इज मिसिंग, राइट? यस, इसके सरफेस पे मौजूद ये बड़े बड़े धब्बे और क्रिएटर्स का क्या, ये तो यहाँ है ही नहीं। एट द टाइम ऑफ मून ऑरिजिन, सेम उसी टाइम पर न्यूली फॉर्म सोलर सिस्टम में काफ़ी मेजर चेंजेस आ रहे थे। ठीक उसी समय जुपिटर और सैटर्न जैसे बड़े गैस जायंट अपने ऑर्बिट में फ्लक्चुएशन कर रहे थे। इससे हुआ ये कि एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद एस्टेरॉयड इनकी ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस होकर अर्थ और मून की तरफ ट्रिगर हो गए। आज से लगभग 4.1 बिलियन ईयर एगो ये एस्टेरॉयड मून पर एक भारी मात्रा में कई सालों तक गिरते रहे, जिसके कारण मून के सरफेस में काफी सारे क्रैक्स बने, और इन्हीं क्रैक्स से एक बार फिर से लावा बाहर निकलकर मून की सरफेस पे इकट्ठा होने लगा। जैसे जैसे टाइम बीता, ये लावा ठंडा हुआ और ये ब्लैक स्पॉट के रूप में मून के सरफेस पे नजर आया। इस इवेंट को द लेट हैवी बॉम्बार्डिंग LHB के नाम से जाना गया। इसके बाद भी मून पर कई मेट्रोइड शावर हुए, जिन्होंने इसकी सरफेस पे कई छोटे बड़े क्रेटर्स और नए धब्बों का निर्माण किया। एंड क्योंकि मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो ये क्रिएटर्स आज भी वैसे ही हैं जैसे ये अपने फॉर्मेशन के वक्त 4.1 बिलियन ईयर पहले थे। इस जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस की सपोर्ट में काफ़ी सारे एविडेंस मौजूद हैं, जैसे कि अर्थ एंड मून की आइसोटॉपिक सिमिलैरिटीज़।
अर्थ एंड मून का आज का करंट एंगुलर मोमेंटम इस थ्योरी के रिजल्ट के साथ काफी अच्छे से फिट बैठता है। जिस तरह मून की सरफेस लैक ऑफ वोलेटाइल एलिमेंट से बनी है, वैसे ही अर्थ की सेकेंड लेयर मेंटल में भी वोलेटाइल एलिमेंट्स की कमी पाई गई है। आज के प्रेजेंट सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल इस थ्योरी की इवेंट्स के साथ काफी ज्यादा ओवरलैप करते हैं एंड ये सारे इतने एविडेंस इस थ्योरी की हैपेंस को काफी अच्छे से जस्टिफाई करते हैं। इस थ्योरी पर सिर्फ एक ही काउंटर आर्गुमेंट उठाया गया जो कि रिलेटेड है इम्पैक्टर थिया से, क्योंकि अभी भी हमें इम्पैक्टर थिया की स्पेसिफिकेशन जैसे साइज, मास एंड वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ कोलिजन हमें नहीं पता है एंड अभी भी साइंटिस्ट इस पर काफी कड़ी रिसर्च कर रहे हैं। सो क्या लगता है आपको, कौन सी थ्योरी मून के ओरिजिन का असल कारण है और किस थ्योरी ने इसको सबसे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन और हर एक मेजर इवेंट को काफ़ी बारीकी से बताया है? आपको सबसे अच्छी और फैसिनेटिंग थ्योरी कौन सी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। आई होप कि आपके मून के ओरिजिन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। If you enjoyed this video, then hit a like button and subscribe the channel to become a member of our small curious family. मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपके मन में चांद के लिए एक नई रिस्पेक्ट उजागर हुई होगी। जैसे कि मून ने कितने सारे इम्पैक्ट्स को सहा है और कितने ही धब्बे क्यों ना हो इसकी सरफेस पे, लेकिन सही टाइम आने पर ये इस दुनिया को अपनी चांदनी से भर देता है। सेम इसी तरह हमारी लाइफ में भी काफ़ी सारे टफ टाइम आते हैं, लेकिन जो इस टफ टाइम को सहकर डटा रहता है वही सूर्य की तरह चमकता और चांद की तरह शांत लेकिन प्रभावशाली होता है। सो आप भी एक योद्धा की तरह हमेशा डटे रहिए। आज की इस वीडियो को इसी नोट के साथ एंड करते हैं। मिलते हैं एक और रोमांचक और नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी क्यूरियस एंड कीप ग्रोइंग।